मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 22 निबंध लेखन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। हिंदी की गद्य विद्याओं में निबंध लेखन का प्रमुख स्थान है। नी जमा बंद शब्द का अर्थ है भली प्रकार से बंधा होना। यह अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उत्तम साधन है। इस विद्या के माध्यम से लेखक किसी भी विषय पर स्वतंत्र, मौलिक तथा सारगर्भित विचार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। निबंध के प्रमुख प्रकार। निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध। ठीक है। पहला है निबंध की भाग। निबंध के भाग है भूमिका। भूमिका लिखते हुए विषय का परिचय दिया जाता है। यहाँ लेखक द्वारा रोचक ढंग से बात कही जानी चाहिए। आगे है विस्तार। विस्तार निबंध का मुख्य अंग है। इसमें विषय से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को एक एक करके क्रमबद्ध ढंग से अनुच्छेदों में लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। आगे है उपसंहार। इसमें निबंध में लेखक द्वारा लिखे गए विषय के बारे में उचित अनुचित का निर्णय लेते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। आगे है निबंध लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है सर्वप्रथम विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा, विषय से जुड़े विचारों को क्रमबद्ध ढंग से आरंभ, विस्तार तथा उपसंहार में विभाजित करना चाहिए। आगे भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी पक्षों पर लेखक को चर्चा करनी चाहिए। विषय को रोचक बनाने के लिए उचित मुहावरों व उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। आगे है पहला निबंध शुरू करते हैं हम स्वच्छता का जीवन में महत्व। ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखते हैं स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। स्वच्छता हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। हमें कभी भी स्वच्छता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी पानी और खाना। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ ईश्वर वास करते हैं। आगे है स्वच्छता की आवश्यकता। यह जीवन की आधारशिला होती है। इसमें मानव की गरिमा, शालीनता और अस्तित्वता के दर्शन होते हैं। स्वच्छता के द्वारा मनुष्य की सात्विक वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। रोजमर्रा के जीवन में हमें अपने बच्चों को साफ सफाई के महत्व और इसके उद्देश्य को समझाना चाहिए। स्वच्छता का महत्व मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी वर्षों से यह मान्यता है कि जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में बताया गया है। हमारे देश में सार्वजनिक स्थलों जैसे मंदिरों, सड़कों पर गंदगी पाई जाती है। धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजनों पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन स्वच्छता के महत्व से अनजान होकर वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी फैलाते हैं। स्वस्थ मन, शरीर और आत्मा के लिए स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आगे है स्फूर्ति तथा प्रसन्नता का संचरण। आचरण की शुद्धता में स्वच्छता बहुत ही आवश्यक होती है। शुद्ध आचरण से मनुष्य का चेहरा तेजोमय रहता है। सभी लोग उस व्यक्ति को आदर की दृष्टि से देखते हैं। उनके सामने मनुष्य खुद ही अपना सिर झुका देता है।
उस व्यक्ति के प्रति लोगों में अत्यंत श्रद्धा होती है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्वच्छता बहुत अनिवार्य होती है। जब मनुष्य स्वच्छ रहता है तो उसमें एक तरह की स्फूर्ति और प्रसन्नता का संचरण होता है। साफ सुथरा रहना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। वह अपने और आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहता है। वह अपने कार्यस्थल पर गंदगी नहीं फैलने देता। अगर वह सफाई नहीं रखेगा तो मक्खी, मच्छर, चूहे, कॉकरोच जैसे कीड़े मकोड़े आपके घर में प्रवेश करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के रोग और विषैले कीटाणु घर में चारों तरफ फैल जाएंगे। आमतौर पर देशवासियों का यह कहना होता है कि यह काम सरकारी एजेंसियों का होता है, इसलिए खुद कुछ ना कुछ करके सारी जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ गंदगी फैल जाती है और अनेक प्रकार के रोग और बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब तक हम स्वतंत्रता की महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को सभ्य और संस्कृत नहीं कह सकते। आगे है अस्वच्छता से हानियां। जब लोग ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां पर चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला होता है और नालियों में गंदा जल और सड़ती हुई वस्तुएं पड़ी रहती हैं, ऐसे स्थानों पर लोग अनेक प्रकार की संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इनकी वजह से उस क्षेत्र में बहुत बदबू उत्पन्न हो जाती है। वहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। गंदगी से जल, थल, वायु आदि पर भी बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अंत में लिखेंगे हम उपसंहार। स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए तथा स्वच्छ भारत अभियान में अपनी सहयोगात्मक दृष्टि से पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए। इससे हम स्वच्छता का जीवन में महत्व आसानी से समझ सकेंगे और हम स्वयं स्वच्छ रह सकेंगे तथा अपने देश को भी स्वच्छ बना सकेंगे। इसके लिए देश की सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं तथा आम जनता को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे, तभी देश को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाया जा सकेगा। ठीक है, इसके आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध। करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले लिखेंगे हम प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। आज हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फोन देखना कोई बड़ी बात नहीं है। घर घर में कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल एक आम बात है। समाज में इतनी प्रगति होने के बावजूद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मानव को शर्मसार कर रही हैं। आज भी कुछ लोग बेटी तथा बेटी में भेदभाव की भावना रखते हैं। कुछ दकियानुसी सोच वाले लोग बेटा या पुत्र को कुल दीपक और बुढ़ापे की लाठी मानते हैं तो बेटी को मुसीबत की जड़ समझते हैं। ऐसे ही लोग कन्या जन्म को अशुभ मानते हैं। चाहने पर भी यदि बेटी हो गई तो उपेक्षा से पालते हैं और घर के कार्यों में लगाकर पढ़ाई लिखाई से दूर रखते हैं। आगे सामाजिक चेतना। कुछ लोग अपनी दकियानुसी सोच के कारण घर में कन्या को जन्म नहीं देना चाहते हैं। वे चिकित्सीय साधनों से गर्भावस्था में लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण को नष्ट करने का नृशंस पाप करते हैं। इसका कुपरिणाम यह दिखाई दे रहा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या में बहुत अंतर आ गया है। लिंगानुपात की इस बिगड़ती स्थिति को देखकर तथा समाज की गलत मानसिकता को लेकर सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। समाज का सही विकास हो, लोगों में नई चेतना का प्रसार हो, इस दृष्टि से सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। साथ ही सरकार लिंग परीक्षण को प्रतिबंध कर
कन्या जन्म और उसकी शिक्षा व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है। अभियान तथा उद्देश्य। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमारे राष्ट्रपति ने लोकसभा के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से जून 2014 को संबोधित किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका संरक्षण और सशक्तिकरण किया जाए पर जोर दिया गया। इस अभियान का प्रचार विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बेहतर परिणाम भी अब दिखाई देने लगे हैं। आगे है उपसंहार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से हमारे समाज में जागरूकता के साथ ही रूढ़िवादी सोच में भी परिवर्तन आने लगा है। वह दिन अब दूर नहीं है जब बेटियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होगा। वैसे भी आज बेटी किसी भी बात में बेटे से पीछे नहीं है। वह घर संभालने के साथ साथ ही बाहर भी लड़कों के समान काम करती हैं। वर्तमान में महिलाएं भी उच्च पदों पर कार्यरत बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाती नजर आती हैं। ठीक है, आगे है बेरोजगारी। करते हैं इसकी शुरुआत। आजकल श्रमिकों या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाला विद्वान सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह अपना पेट भर लेते हैं, किंतु पढ़े लिखों की स्थिति बहुत खराब है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि हम स्वतंत्र तो हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से परतंत्र हैं। एक सुखी और संपन्न है तो 50 दुखी और दरिद्र। ऐसा नहीं कि यह समस्या नहीं है। द्वितीय महायुद्ध से पहले यह समस्या भारत में विद्यमान थी। महत्वपूर्ण यह है कि इस समय यह समस्या अपनी चरम सीमा पर है। शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी का मुख्य कारण उचित शिक्षा व्यवस्था का अभाव है। यह दुख और चिंता का विषय है कि शिक्षा पर इतना पैसा खर्च करने पर भी उन्हें काम नहीं मिलता। आजकल शिक्षा के द्वारा सभी के लिए खुले हैं। बिना उपयुक्त योग्यता के विद्यार्थी वैज्ञानिक, इंजीनियर और अध्यापक बनने के लिए प्रयत्नशील हैं। परिणाम यह हुआ कि उत्पादन अधिक और उपभोक्ता कम। उधर परीक्षण में योग्यता का चयन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को और भी अधिक बढ़ा दिया है। साधन, सुविधाएं और उत्पादन तो वही रहा, परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए। उदाहरण के तौर पर घर में कमाने वाले 1 हो और खाने वाले 10 हो तो दरिद्रता अवश्य आएगी। बस यही दशा भारतवर्ष की हो रही है। यहाँ की सामाजिक परंपरा भी इसका मुख्य कारण है। बहुत से नक्कारों ने भीख मांगना अपना व्यवसाय बना लिया है, जबकि साधु सन्यासियों को दान देना पुण्य समझा जाता है। इस प्रकार के बेरोजगारों की संख्या भी दिन रात बढ़ती जा रही है। बेरोजगारों की समस्या जितनी नगर वालों के सामने है, उतनी ही गांव वालों के लिए भी हो गई है। भारत गांवों का और कृषि प्रधान देश है। किसान वर्ष पर आश्रित रहते हैं। वर्षा के अभाव में अन्न का उत्पादन संभव नहीं। कुटीर उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। खाली समय होने के कारण गांव वाले वहां नगरों में आ जाते हैं। एक बार नगर में आ जाने पर वे इतनी सुविधा भोगी हो जाते हैं कि लौटकर गांव की ओर जाना ही नहीं चाहते। इससे भी बेरोजगारी बढ़ती है। भारत सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है। देश के विभिन्न भागों में बड़े बड़े कारखाने खोले जा रहे हैं। कारखानों से बेरोजगारी को काम मिल रहा है। देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। अब भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में शीघ्रता ही
भारत की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह बच्चों यह बेरोजगारी का निबंध समाप्त होता है। तो मुझे आशा है बच्चों यह निबंध लेखन आपको भली भांति समझ आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।